हेलो, नमस्कार, हाय फ्रेंड्स। और गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो जब देखे वो उससे आपसे ले ले। और आपसे जब काफ़ी साल पहले हमने चैनल शुरू किया था और उस समय हमने कहा था कि अगर आपको कोई भी ऐसा लगे, कोई रेलेवेंट टॉपिक है जिस पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको ऐसा लगता है कि मैं उसके ऊपर पढ़ के थोड़ा इधर उधर से रिसर्च करके और आपको कुछ मैटर दे सकूं, तो ज़रूर बताइएगा। तो ऐसी एक रिक्वेस्ट आई थी। जो आप सबको पता होगा, शेड्यूल एम रिवाइज हो गया 2023 में। एक रिवीजन हुआ जिसका इम्प्लीमेंटेशन बाय 2025 अभी होना था, बल्कि डेट जा चुकी है बड़ी कंपनीज़ के लिए। और छोटी कंपनीज़ के लिए तो पूरा एक उनको देना है रिवैम्प प्रोग्राम, कैसे कैसे करेंगे, कब कब तक इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके ऊपर बात ये हुई थी कि इसके ऊपर हमको कुछ बताइए क्या हुआ है शेड्यूल एम रिवीजन में। तो कुछ थोड़ा सा मैटर लेके आया हूँ। पूरा तो नहीं बता सकता कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हो गया, क्योंकि बहुत अभी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं शेड्यूल एम में। शेड्यूल एम जिनको नहीं पता है या कोई कॉलेज स्टूडेंट्स हों जो सुन रहे हों, तो शेड्यूल एम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का वो पार्ट है जो जीएमपी को रेगुलेट करता है। यानी कि आपका जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है फार्मास्यूटिकल्स के लिए, वो रेगुलेट होती है शेड्यूल एम के थ्रू। तो जितने इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं आपका फार्मास्यूटिकल्स, वो शेड्यूल एम के थ्रू गवर्न होते हैं इंडिया के अंदर। शेड्यूल एम इंडिया के लिए है और ये इंडिया का ही हुआ है। तो अभी बैकग्राउंड समझते हैं शेड्यूल एम का। तो जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ था, या लास्ट हम बोलें तो 1988 से 2001 तक, 2001-2002 शायद लास्ट अमेंडमेंट हुआ है। और इसमें जो रिक्वायरमेंट्स होती थी वो प्रीमाइसेस के ऊपर, इक्विपमेंट्स के ऊपर, हाइजीन कंडीशन क्या होनी चाहिए, कैसा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल, और लिमिटेड अलाइनमेंट था इसका WHO GMP के साथ। तो ये तो था पुराना शेड्यूल एम। अभी न्यू शेड्यूल एम क्या हुआ है, 2023-24 में रिवाइज हुआ है। गजट नोटिफिकेशन आया था एक GSR 823E करके 28 दिसंबर 2023 को। तो इसमें क्या किया गया, इसमें मॉडर्नाइज कर दिया गया जीएमपी को, और WHO जो जीएमपी है उसके साथ और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ बहुत क्लोजली अलाइन कर दिया गया है अब रिवाइज शेड्यूल एम को। ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत टाइम से इतने मैं बोलूँ कि इतने बढ़िया रिविजन्स नहीं हुए थे, और जो WHO था या अदर इंटरनेशनल गाइडेंसेस थी वो रैपिडली इवॉल्व होती जा रही थी। और हम जब इंडिया की मार्केट की बात करते हैं तो वो जो गाइडलाइंस हैं वो काफ़ी पुरानी थी, और वो पुरानी उसी हिसाब से चलती जा रही थी। और जिसकी वजह से कुछ गाइडलाइंस की वजह से, कुछ उन गाइडलाइंस को ना पालन करते हुए दूसरी वजहों से इंडिया से जो मेडिसिन एक्सपोर्ट हो रही थी, अभी पीछे आपने कुछ साल पहले सुना होगा कि अफ्रीका में जो कफ सिरप्स गए उसकी वजह से वहाँ पे कुछ ट्रेजिडी हो गई थी, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मतलब इंडियन फार्मा को काफ़ी भला बुरा भी कहा गया। हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर भी उंगलियां उठी। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है कि अभी शेड्यूल एम को रिवाइज किया गया है। अभी क्या क्या है मैं अभी आपको बताऊं, की एरियाज़ जो बताते हैं, जो अलग अलग हैं, क्या वो पुराने शेड्यूल एम में क्या था और नए शेड्यूल एम में थोड़ा सा क्या चेंज हुआ है। जैसे हम स्कोप की बात करें, स्कोप और टर्मिनोलॉजी में जो पुराने शेड्यूल एम था उसमें जो जीएमपी डेफिनेशन थी वो WHO के साथ प्रॉपरली हार्मोनाइज नहीं थी। हम तो ये तो नहीं कह सकते कि वो हार्मोनाइज थी ही, बिल्कुल ही नहीं थी, बट प्रॉपरली हार्मोनाइज नहीं थी।
अभी क्या किया गया है, अभी टर्मिनोलॉजी जो न्यू रिवाइज शेड्यूल एम दिया गया है वहाँ टर्मिनोलॉजी को अलाइन कर दिया गया है विद WHO GMP एज वेल एज ICH गाइडलाइंस, जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं उनके साथ उसको अलाइन किया गया है। और कोशिश की गई है कि एक जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ कंपेटेबल इसको रखा जाए हमारे शेड्यूल एम को भी। दूसरा, जो लोग रेगुलेटरी में काम करते होंगे या जो फार्मा में काम करते हैं वो आज की डेट में समझते हैं क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंटीग्रल पार्ट बन चुका है आज मैन्युफैक्चरिंग का। तो पुराने शेड्यूल एम में तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कुछ दिखता ही नहीं था, अगर सही मायनों में बात करें तो ऐसा कुछ दिखता ही नहीं था। अभी इसका QRM प्रिंसिपल्स का मैंडेटरी इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया है रिवाइज शेड्यूल एम के अंदर। फिर PQR की बात करें तो PQR बहुत ज़्यादा क्लियरली मैंडेटेड नहीं था, ठीक है मांगते थे, बट जो कस्टमर्स भी आते हैं अभी चाहे लोन लाइसेंसिंग के लिए या जो इनको इंडियन मार्केट में ही प्रोडक्ट बनाना है, PQR की बात होती है, बट वो PQR कोई बोले कि शेड्यूल एम से मैंडेटेड था, वो मैंडेटेड नहीं था। कंपनीज अपनी SOPs के अकॉर्डिंग बनवाती थी। अभी मैंडेट कर दिया गया है। नाउ इट इज़ इन द लॉ ऑफ द लैंड दैट एनुअल PQR इज रिक्वायर्ड बाय शेड्यूल एम, सो इट इज़ नाउ अ लीगल ऑब्लिगेशन। PQR बनाना, जिस मेडिसिन को आप इंडियन मार्केट में देते हैं उसके लिए PQR बनाना लीगल ऑब्लिगेशन है आज आपका। फिर वैलिडेशन की बात करें, प्रोसेस वैलिडेशन, क्लीनिंग वैलिडेशन, ठीक है कंपनीज करती थी, बट वो प्रॉपर मेंशन उसका था नहीं शेड्यूल एम के अंदर प्रॉपर ढंग से। रिवाइज में क्या किया है, डिटेल रिक्वायरमेंट दी गई है प्रोसेस, क्लीनिंग और एनालिटिकल वैलिडेशन की भी, कि आपका जो एनालिटिकल मेथड्स आप यूज़ करते हैं उनको भी आप वैलिडेट करेंगे। सेल्फ इंस्पेक्शन के बारे में पुराने में ब्रॉड मेंशन था कि ठीक है सेल्फ इंस्पेक्शन एक प्रोग्राम होना चाहिए, ये होना चाहिए। अभी जो रिवाइज शेड्यूल एम है उसमें आपका स्ट्रक्चर्ड सेल्फ इंस्पेक्शन प्रोग्राम मैंडेटरी हो गया है। चेंज कंट्रोल के ऊपर कोई बात नहीं थी पुराने, उसमें बहुत ज़्यादा एम्फेसिस नहीं था। अभी नए शेड्यूल एम में क्लियर कट है कि फॉर्मल चेंज कंट्रोल सिस्टम चाहिए ही चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन लिमिटेड स्पेसिफिक्स थे पुराने शेड्यूल एम में। अभी के शेड्यूल एम में जो रिवाइज हो गया है उसमें डिटेल रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट कंट्रोल एंड डाटा इंटीग्रिटी, और बोला गया है कि अगर आप इसको डिजिटलाइज करें तो उस पर ज़्यादा अच्छा एम्फेसिस दिया गया है आपके डॉक्यूमेंटेशन को डिजिटलाइज करने के लिए। प्रीमाइसेस एंड इक्विपमेंट के ऊपर बात करें तो बेसिक डिज़ाइंस और मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स पुराने शेड्यूल एम में दिए गए थे। नए शेड्यूल एम में इन्हांस रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं डिज़ाइन पे, HVAC पे, पेस्ट कंट्रोल पे और उसके मेंटेनेंस पे। ट्रेनिंग, पर्सनल ट्रेनिंग जनरल रिक्वायरमेंट थी पुराने शेड्यूल एम की। नए शेड्यूल एम में रेगुलर ट्रेनिंग, डॉक्यूमेंटेड इफेक्टिवनेस और इवैल्यूएशन की बात की गई है। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के ऊपर बात करें तो बहुत लिमिटेड डिटेल्स थी पुराने शेड्यूल एम में। नए शेड्यूल एम में बोला कि डिफाइंड मॉनिटरिंग फ्रीक्वेंसीज और लिमिट्स हैं स्पेशली फॉर स्टेराइल प्रोडक्ट्स। कंप्लेंट हैंडलिंग एंड रिकॉल के में बेसिक गाइडलाइन थी। अभी कंप्रहेंसिव कंप्लेंट रिकॉल एंड इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स दिए गए हैं आपके रिवाइज शेड्यूल एम में और उनकी बात की गई है। वाटर सिस्टम पूरा डिटेल नहीं था पुराने वाले में, पुराने शेड्यूल एम में 2023 से पहले वाला जो है, और अभी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स फॉर वाटर सिस्टम वैलिडेशन एंड मॉनिटरिंग दिए गए हैं। कंप्यूटराइज सिस्टम्स को एड्रेस किया ही नहीं गया था, अभी दिया गया है क्लियर कंट्रोल्स एंड वैलिडेशन रिक्वायरमेंट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। अभी ये तो हमने एक मोटा मोटा एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करी। अभी अगर हम और इसको थोड़ा सा डिटेल करेंगे, थोड़ा डिटेल, तो हम यही बोल सकते हैं कि जनरल रिक्वायरमेंट जो ओल्ड शेड्यूल एम में थी वो एम्फेसिस होता था हाइजीन पे, बिल्डिंग पे और इक्विपमेंट्स पे। अभी रिवाइज शेड्यूल एम में उसके एडिशन में QRM, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और चेंज कंट्रोल ये इंक्लूड कर दिए गए हैं ताकि
प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके और प्रॉपर चेंज कंट्रोल्स एंड QRM प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट किया जा सके। प्रीमाइसेस की बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स दी होती थी, अभी पूरा स्ट्रिंजेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं फॉर कंटेमिनेशन प्रिवेंशन। जोनिंग के लिए बात की गई है, HVAC डिज़ाइन के ऊपर बात की गई है और बहुत एलाबोरेट करके यूज़ किया गया है रिवाइज शेड्यूल एम में। वाटर एनवायरमेंटल कंट्रोल्स पे लिमिटेड कंट्रोल था, कोई स्पेसिफिक वैलिडेशन की बात नहीं हुई थी। अभी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन वैलिडेशन की बात हुई है और यूटिलिटीज़ की मॉनिटरिंग की बात की गई है। प्रोसेस वैलिडेशन में पहले एक जनरल स्टेटमेंट होता था, अभी प्रोसेस वैलिडेशन मैंडेटरी है विद डॉक्यूमेंट प्रोटोकॉल्स एंड रिपोर्ट्स। करते सब हैं पर पहले बात करें तो पहले हम अपनी इंटरनल जो प्रोसीजर्स हैं उनके अकॉर्डिंग कर रहे थे, बट अब ये एक आपके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन है कि आपको करना ही करना है, इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। पर्सनल्स की बात करें तो हाइजीन और अटायर वगैरह की बात थी पहले, अभी एक्सपेंड किया गया है उसे, उसमें उनका कम्पिटेंसी असेसमेंट, आपका ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, हाइजीन मॉनिटरिंग, इन सब की बात की गई है। डॉक्यूमेंटेशन पहले हम केवल बेसिक रिकॉर्ड कीपिंग की बात होती थी शेड्यूल एम में, अभी उसे एक्सटेंसिव कर दिया गया है जिसमें डाटा इंटीग्रिटी आ गई है, रिकॉर्ड रिटेंशन की बात की गई है, कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन की बात की गई है और इवन उसको डिजिटलाइज करने की भी बात की गई है। वो बोला गया है कई जगह कई लोग मैं कुछ पेपर्स पढ़ रहा था तो उसमें यह था कि डिजिटल रिकॉर्ड्स को बोल दिया गया है नए शेड्यूल एम में, बट ये ऐसा नहीं है। नए शेड्यूल एम में कहीं ऐसा नहीं बोला गया है कि ये मैंडेट है, मैंडेट नहीं है, बट एम्फेसिस दिया गया है डिजिटल रिकॉर्ड्स के ऊपर कि आपको डिजिटलाइज कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि उस पर कंट्रोल्स इफेक्टिव हो जाते हैं। सेल्फ इंस्पेक्शन एंड ऑडिट्स पहले उतना ज़्यादा मैंडेटरी नहीं था, WHO के लिए मैंडेटरी होता था, आपके शेड्यूल एम में नहीं था, WHO में तो मैंडेट है। अभी इसमें मैंडेटरी इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम की बात की गई है विद करेक्टिव एक्शंस। PQR जैसे हमने बोला पहले तो था ही नहीं, अभी PQR आपके ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन है विद टू वेरीफाई कंसिस्टेंसी, आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड इम्प्रूव द प्रोसेसेस। CSV की हमने बात करी कि CSV तो पहले बात थी ही नहीं, अभी जितने क्रिटिकल कंप्यूटर सिस्टम्स आप आइडेंटिफाई करेंगे उसके लिए कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन मैंडेटरी है। कंप्लेंट हैंडलिंग अभी इसमें बात की गई है रिवाइज वाले में, डिटेल्ड SOP की, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस करना है, कापा लेना है, कापा इम्प्लीमेंट करना है, इफेक्टिवनेस देखना है, वो सारा कुछ है। स्टेराइल प्रोडक्ट की बारे में बात करें तो पहले शेड्यूल एम के पार्ट 1A में स्टेराइल प्रोडक्ट्स के ऊपर बात होती थी, रिक्वायरमेंट उसको रिटेन किया गया है और फर्दर एलाबोरेट किया गया है। इसके अलावा कुछ पहले केवल एक बेसिक गाइडेंस होता था, अभी जो रिवाइज है उसमें स्पेसिफिक उसके ऊपर भी बात की गई है, जैसे ऑन्कोलॉजी के ऊपर, हार्मोन्स के ऊपर और स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर भी शेड्यूल एम के अंदर बहुत विस्तृत ढंग से चर्चा की गई है। उसके लिए अलग से रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट्स को जॉट डाउन कर दिया गया है, तो अभी एम्बिग्युइटी के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ा गया है। कोशिश ये की गई है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट किया जाए, एट पार उनके लाया जाए हमारी फार्मा इंडस्ट्री को। अच्छा, ये तो सारा मैंने आपको बताया, क्या डिटेल किस किस एस्पेक्ट में चेंज हुआ, थोड़ा सा डिटेल क्या हुआ, कैसे हुआ, ये मैटर क्यों करता है? क्योंकि आपकी तरफ से कहा कि भाई शेड्यूल एम के ऊपर बनाओ, मैंने बनाया। ये मैटर क्यों करता है? सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये मैटर क्यों करता है। ये मैटर इसलिए करता है, ये स्ट्रेंथन करता है इंडिया का कंप्लायंस विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स लाइक WHO, PICS, क्योंकि जो इंडस्ट्री में हैं लोग वो जानते होंगे कि इंडिया का एक गोल है टू बी वन ऑफ द PICS कंट्रीज। अगर हम PICS कंट्री हो जाते हैं तो हमारे लिए इजी होगा और हमारे जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं छोटे बड़े, उनके लिए एक्सपोर्ट के नए नए दरवाजे खुल जाएंगे, बिकॉज वी विल बी अ PICS कंट्री, इंडिया विल बी PICS कंट्री। PICS कंट्री होना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है। अब आप बोलोगे कि भाई मुश्किल काम क्यों है? पाकिस्तान के लिए आसान है,
नेपाल के लिए आसान है, भूटान के लिए आसान है, बांग्लादेश के लिए आसान है, श्रीलंका के लिए आसान है, हमारे लिए मुश्किल है। आप बोलोगे ऐसा क्यों है भाई? ये क्या कंट्रीज हमसे ज़्यादा क्वालिटी कॉन्शियस हैं? क्या हम क्वालिटी कॉन्शियस नहीं हैं? बिल्कुल हैं। हमारे लिए मुश्किल इसलिए है क्योंकि जितनी कंट्रीज़ का मैंने नाम लिया ये ज़्यादातर कंजप्शन के लिए यूज़ करेंगे दवाइयाँ। तो आपको कंजम्पशन के लिए पिक्स मेंबर बनना है तो पिक्स मेंबर बनना आसान है, बट हमारा उद्देश्य शायद जो सरकार का उद्देश्य होगा केवल कंजम्पशन, क्योंकि कंजम्पशन के लिए नहीं, कंजम्पशन के लिए तो हमारे पास वी आर कॉल्ड एज अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। हम इतना फार्मा में इतना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कि हम पूरी दुनिया को अपनी दवाइयाँ खिलाते हैं। तो दुनिया से इंपोर्ट करने की तो हमें रिक्वायरमेंट है ही नहीं। हमें की रिक्वायरमेंट क्या है? हमें दुनिया को दवाइयाँ और खिलानी है। हमारी छोटे छोटे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो मैन्युफैक्चरर्स भी यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में जो पिक्स कंट्रीज़ हैं वहाँ पे निर्बाध ढंग से एक्सपोर्ट कर सकें, क्योंकि हम पिक्स अप्रूव कंट्री होंगे इसके चलते हुए। तो हमारे लिए ये पिक्स अप्रूवल लेना थोड़ा मुश्किल है और इसी की दिशा में ये एक कदम है। मैं इसको ऐसा देखता हूँ, मैं कोई गवर्नमेंट में तो हूँ नहीं कि मैं बोलूँगी नहीं जी ऐसे ही है, बट मैं ऐसा देखता हूँ एज अ फार्मा इंडस्ट्री की तरफ से कि ये एक कदम है उसी दिशा में कि आपको पिक्स के स्टैंडर्ड्स को मीट कराया जाए। दूसरा, इससे जीएमपी जो है हमारी वो थोड़ा और रोबस्ट होती है और ऑडिटेबल हो जाती है, क्योंकि जब रिकॉर्ड्स बनेंगे जो अभी तक उतना क्लैरिटी नहीं थी, अभी क्लैरिटी आ जाएगी, रिकॉर्ड बनेंगे, ये होगा तो वी विल बी मोर ऑडिटेबल। दूसरा, इससे प्रोडक्ट क्वालिटी एश्योरेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और साथ में पेशेंट सेफ्टी के ऊपर भी बात की गई है, वो ज़रूरत है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक इंसिडेंस हो गया था अफ्रीका में और उसकी वजह से पूरा इंडियन फार्मा का ही एक तरीके से नाम खराब हुआ था, इवन रेगुलेटर्स का नाम खराब हुआ था। तो इससे क्या होगा कि पेशेंट सेफ्टी, जैसे मैं हमेशा बात करते हैं कि दो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ पेशेंट सेफ्टी। अगर पेशेंट सेफ नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट किसी भी रिस्क असेसमेंट का पार्ट पेशेंट सेफ्टी है। तो यहाँ पे भी वही बात करी गई है कि पेशेंट सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उसको प्रोडक्ट क्वालिटी को इन्हेंस किया जाए। दूसरा, और जो मेरे को लगता है स्पेशली जो काम किया गया है कि जो मॉडर्न कंसेप्ट्स हैं जिसमें हम शायद बहुत शेड्यूल एम के उसमें काफ़ी लैगिंग हो रहे थे, जैसे QRM के कंसेप्ट्स हैं, डाटा इंटीग्रिटी है, कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन है, ये जो न्यू कंसेप्ट्स आ चुके हैं और जहाँ पे पूरी इंटरनेशनल रेगुलेटरीज इन कंसेप्ट्स के ऊपर काम कर रही है। तो हमारे छोटे बड़े तो काम कर ही रहे थे, जो रेगुलेटरी कंपनीज़ हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं अपना यूरोप में या US में या कनाडा ऑस्ट्रेलिया कहीं भी, तो जो वो तो कर ही रही थी। इवन हमारा जो छोटा मैन्युफैक्चरर भी है उस छोटे मैन्युफैक्चरर को भी ये दिया जाए और वो इन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करें, क्योंकि हमारा ये मानना है या मेरा ये मानना है, चाहे आदमी पेशेंट सेफ्टी, चाहे अफ्रीका की बात करें, चाहे US की बात करें, कनाडा की बात करें या इंडिया की बात करें, पेशेंट सेफ्टी तो पेशेंट सेफ्टी ही है। तो चाहे एक छोटा मैन्युफैक्चरर है जो कहीं एक्सपोर्ट नहीं करता है, केवल इंडिया के लिए एक्सपोर्ट करता है, उस पर भी वही स्टैंडर्ड्स जाएं जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, मिनिमल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, हो सकता है US के लिए उस मिनिमल स्टैंडर्ड्स के भी ऊपर स्टैंडर्ड हो, वो एक अलग चीज़ है। US ने अपनी मार्केट के लिए कुछ किया हुआ, वो एक अलग है, बट जो एक मिनिमल स्टैंडर्ड है जो एटलीस्ट मीट होना ही होना चाहिए एक पेशेंट सेफ्टी के लिए और प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए, वो चाहे हम हिंदुस्तान में दवाई बेचें और चाहे हम US में दवाई बेचें, वो स्टैंडर्ड मीट होना ही चाहिए। तो आई थिंक इससे थोड़ा सा इस वीडियो से आपको आइडिया आया होगा शेड्यूल एम में क्या रिवीजन हुए, क्यों हुए, और इसी तरीके से और भी आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में डालते जाइए आपको क्या क्या चाहिए। वैसे मैं तो अपनी तरफ से लाता जाऊंगा, धीमे धीमे और भी और ले आऊँगा। एक पॉडकास्ट हमने दिया था आपको एनेक्सर 19 EU का रिटेंशन सैम्पलिंग पर, बहुत ज़्यादा लोगों ने शायद देखा नहीं। आप लोगों को शायद मेरी ही शक्ल ज़्यादा पसंद है, तो ठीक है, उसको मैं अपनी आवाज़ में लेके आऊँगा वापस
और अभी आपसे एनेक्सर EU एनेक्सर 8 के बारे में बात करेंगे, जो सैम्पलिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स के ऊपर बात करती है, रॉ मटेरियल्स एंड पैकिंग मटेरियल्स। ऐसे ही EU एनेक्सर्स के ऊपर हम बात करते रहेंगे, और भी टॉपिक्स आप सुझाते रहिए, इनके ऊपर रिसर्च करेंगे, लाएंगे और आपके लिए, तो शायद आपको समझने में आसानी हो। इसी के साथ एक और, जितने लोग इस वीडियो को यहाँ देख रहे हैं प्लीज़ इसे शेयर करें। चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, इसको लाइक करें, इससे रीच बढ़ेगी। लाइक करने से क्या होगा, आपने देख लिया, आपने लाइक नहीं किया, लाइक करने से क्या होता है, रीच बढ़ती है चैनल की रीच बढ़ती है। अभी 185 फॉलोवर्स हैं, देखते हैं हम 500 एंड 1000 के उस पर कितनी जल्दी पहुंचते हैं। मैं तो नहीं कर सकता, आप ही लोग करेंगे, आप ही के सहयोग से होगा। जो लोग फेसबुक पे भी हैं वो लोग भी यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, क्योंकि फेसबुक और इंस्टा पे मैं देख रहा था काफ़ी रीच है, बट वो रीच यहाँ तक नहीं पहुँच रही है, यूट्यूब तक नहीं पहुँच रही है। तो आप लोगों से केवल एक ही निवेदन है कि शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और टिल नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार, थैंक यू, बाय।